एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कार्नोट साइकिल के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कार्नोट साइकिल क्या है, कार्नोट साइकिल की जो 4 प्रोसेसेस है वो प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। पीवी डायग्राम में कैसे अफेक्ट करता है, टीएस डायग्राम में कैसे अफेक्ट करता है और उसका एफिशिएंसी भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कार्नोट साइकिल एक्चुअली वो इन्वेंट किया गया था 1824 में। 1824 में इन्वेंट किया गया था बाय द सादी कार्नोट। ओके, सादी कार्नोट ये है जो कि एक फ्रेंच फिजिस्ट है। ओके, तो उन्होंने क्या किया था, इसको इन्वेंट किए थे। फिर बाद में बहुत सारे रिसर्चर्स ने ट्राई किए वो साइकिल को एक्चुअली में वर्कआउट करने के लिए, लेकिन एक्चुअली में वैसे टाइप ऑफ साइकिल पॉसिबल ही नहीं है। तो एक ये थ्योरेटिकल साइकिल है। ओके, और हम लोग बोल सकते हैं कि आइडियल हीट इंजन है, हीट इंजन साइकिल है। ओके, थ्योरेटिकली ही ऐसे साइकिल पॉसिबल है, मैक्स मतलब प्रैक्टिकली ऐसे 100% एफिशिएंट साइकिल पॉसिबल ही नहीं है। ओके, जिसकी एफिशिएंसी एकदम से 100% एफिशिएंट हो जाएगा, ऐसे साइकिल होता ही नहीं है। ओके, तो हमारे जो कार्नोट साइकिल है ना, उसके 4 ऑपरेशन से, ठीक है, 4 प्रोसेसेस आप बोल सकते हो, जिसका नाम पहला है हमारा आइसोथर्मल एक्सपांसन, दूसरा एडियाबैटिक एक्सपांसन, थर्ड वन इज आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड द फोर्थ वन इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये 4 प्रोसेसेस बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहे हैं ये साइकिल में। तो चलिए एक एक प्रोसेसेस को हम लोग बारीकी से समझते हैं, फिर वो कैसे पीवी और टीएस डायग्राम में वो कैसे अफेक्ट करता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा आइसोथर्मल एक्सपांसन। ओके, तो ये जो आइसोथर्मल एक्सपांसन है ना, वो क्या है। ओके, तो देखिए पिस्टन सिलेंडर की अरेंजमेंट, आप इस फिगर को पहले देखिए, उसके बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आइसोथर्मल एक्सपांसन के बारे में हम लोग जानते हैं। ओके, तो आइसोथर्मल एक्सपांसन में देखिए इस फिगर में पिस्टन सिलेंडर की अरेंजमेंट की गई है। ओके, आपको तो पता होगा कि सिलेंडर में पिस्टन रहती है। ठीक है, तो सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में हम लोग आइडियल गैस को रखे हैं। ठीक है, देयर इज वर्किंग सब्सटेंस इनसाइड द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ओके, वो वर्किंग सब्सटेंस क्या है, यहां पर आइडियल गैस है। ओके, अभी ये जो सिलेंडर है ना, उसके सब जगह पर उसका सारा जो वॉल है ना, वो नॉन कंडक्टिंग है एक्सेप्ट द बेस। बेस में ही सिर्फ हीट को कंडक्ट किया जा सकता है, सिर्फ बेस में ही हीट फ्लो हो सकता है। 1 मिनट। ओके, सो बेस में ही सिर्फ ये जो बेस है ना, वहां से ही हीट अंदर जा सकता है और बाकी जगह पे हीट जा ही नहीं सकता। ये जो सब आप देख रहे हो ना, ये सब नॉन कंडक्टिंग है, यहां पर हीट फ्लो नहीं कर सकता, सिर्फ ओनली बेस से ही हीट सिलेंडर के अंदर जा सकता है। तो अब हमने क्या किया, आइसोथर्मल एक्सपांसन में वो बेस में हॉट रिजर्वायर एक रख दिए। ओके, ये एक हॉट रिजर्वायर को हमने रख दिए। ठीक है, तो ये जो हॉट रिजर्वायर है ना, उसकी टेम्परेचर जो है बहुत ही ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द गैस प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर। ओके, इस हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर की टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है कंपैरिजन टू गैस। ओके, तो क्या होगा, अभी हीट जो है वो कहां से कहां फ्लो करेगी, हीट फ्लो करेगी हमारी हॉट रिजर्वायर से गैस तक। ओके, हीट फ्लो करेगी अभी। तो जब हीट फ्लो करेगी तो गैस एक्सपांड करेगा, तो जब गैस एक्सपांड करेगा तो पिस्टन क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी। अभी पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, अभी वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब प्रेशर तो ऑब्वियस बात है कि कम हो जाएगा। ओके, ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, उसमें क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ओके, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि हीट जो है वो फ्लो कर रही है हॉट रिजर्वायर से अंदर, तो यहां पर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो इसको अभी हम लोग समझते, इसको ही बोलते हैं एक्चुअली आइसोथर्मल एक्सपांसन। थर्मल मतलब क्या, टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा और एक्सपांड भी हो रहा है हमारा गैस, तो इसके वजह से इसका नाम क्या हुआ, आइसोथर्मल एक्सपांसन।
तो अब हम इसको समझते हैं पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम में। ओके, तो देखिए ये जो पहला डायग्राम है, आप देख रहे हो कि प्रेशर जो है 1 to 2 में प्रेशर कम हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, दैट इज फ्रॉम V1 to V2। प्रेशर इज डिक्रीजिंग, ओके, बट वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग फ्रॉम V1 to V2। अभी टेम्परेचर देख रही है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है, इसलिए हम ऐसे लाइन ड्रॉ किया गया, टेम्परेचर इज रिमेनिंग कांस्टेंट हियर, ओके, इन आइसोथर्मल एक्सपांशन। ओके, तो ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट प्रोसेसेस की चलते हैं। द नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? एडियाबैटिक एक्सपांशन। अभी ये एडियाबैटिक एक्सपांशन क्या है? अब हम लोगों ने क्या किए, वो हॉट रिजर्वर को हटा दिए और क्या रख दिए, यहाँ पर इंसुलेटिंग स्टैंड एक रख दिए। ओके, तो इंसुलेटिंग स्टैंड जब हम रख रहे हैं तो हीट क्या होगा, अभी फ्लो ही नहीं कर पाएगा। अभी जो बेस ऑफ द सिलेंडर था ना, वहां पर भी हीट फ्लो नहीं कर पाएगा। यहां पर तो हीट फ्लो नहीं कर पा रहा था, ये जगह पे हीट तो नहीं फ्लो कर रहा था पहले से, और जो हीट फ्लो कर रहा था बेस में, वो भी हम लोगों ने बंद कर दिया बाय कीपिंग ए इंसुलेटिंग स्टैंड। ओके, कीपिंग ए इंसुलेटिंग स्टैंड, हम लोगों ने वहां पर भी हीट फ्लो करना बंद कर दिया। तो हीट अभी बाहर से अंदर नहीं जा सकता और अंदर से भी बाहर नहीं आ सकता। इसी को ही बोलते हैं ना एडियाबैटिक एक्सपांशन, सॉरी एडियाबैटिक प्रोसेस। तो क्या होगा इस स्टेज में? इस स्टेज में गैस एक्सपांड तो कर रहा है। इस स्टेज में क्या होगा, गैस एक्सपांड करेगा, लेकिन हम लोग कुछ एक्सटर्नल हीट उसको नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गैस कहां से कैसे फिर एक्सपांड करेगा? गैस एक्सपांड करेगा बाय यूजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी। वो इंटरनल एनर्जी को यूज करेगा और थोड़ा एक्सपांड करेगा। ओके, इसका नाम इसीलिए दिया गया है एडियाबैटिक एक्सपांशन। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज एडियाबैटिक एक्सपांशन। ओके, ये एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, मतलब एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट है। ओके, इसको आइसेंट्रोपिक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस या फिर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, तो इसमें क्या होगा, द एंट्रोपी विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, अभी एक्सपांड कर रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। ओके, और टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर घट जाएगा। टेम्परेचर जो है वो भी डिक्रीज करेगा, लेकिन एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो रहा है। तो आप यहां पर देख सकते हो कि 2 to 3 जो प्रोसेसेस है, 2 to 3, वहां पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन प्रेशर जो है वो कम हो जा रही है। ठीक है, 2 to 3 में आप देख रहे हो कि वॉल्यूम जो है इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम V2 to V3, वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन प्रेशर जो है वो कम हो जा रहा है। ओके, और नेक्स्ट अगर टीएस डायग्राम में देखें तो टेम्परेचर जो है वो घट रहा है। ओके, टेम्परेचर जो है वो घट जा रहा है। इंटरनल, वो गैस ने इंटरनल एनर्जी को यूज किया गया है ना, द गैस विल एक्सपांड बिकॉज ऑफ इंटरनल एनर्जी यूज किया, वो उसने इंटरनल एनर्जी यूज किए है एक्सपांशन होने के लिए, तो उसका जाहिर सी बात है कि उसका जो टेम्परेचर है वो घट जाएगा। सो टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग फ्रॉम T2 to T3, राइट? Entropy is remaining constant, that means H2 is equal to S3, H2 is equal to S3। ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो एंट्रोपी तो कांस्टेंट ही रहेगी। ओके, तो ये प्रोसेस है एडियाबैटिक एक्सपांशन की, राइट? तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेसेस की तरफ जाते हैं। देखिए तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा, आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस है। ठीक है, ये आइसोथर्मल अभी कंप्रेशन प्रोसेस क्या हुआ कि अभी जो क्या हुआ, बेस ऑफ द पिस्टन को अब हम लोगों ने क्या रिप्लेस कर दिए, कोल्ड रिजर्वर एक रख दिए। ठीक है, कोल्ड रिजर्वर को हम लोगों ने अभी क्या किया, बेस ऑफ द सिलेंडर में उसको प्लेस किए। ठीक है, अभी मैंने जो कोल्ड रिजर्वर को प्लेस किए तो क्या हुआ, फिर अभी मैं क्या करूंगी, वो जो गैस था, जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में जो गैस था, उसको मैं कंप्रेस करने की ट्राई करूंगी। ठीक है, अभी क्या किया गया है, उसको कंप्रेस किया जा रहा है। उसका जब कंप्रेस होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगी।
प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगी। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या होगा, अभी जब कंप्रेस हो रहा है तो ये गैस की तो टेम्परेचर बढ़ेगी, लेकिन उस गैस की जो भी टेम्परेचर बढ़ेगी वो कोल्ड रिजर्वर क्या करेगा, वो हीट को एक्सट्रैक्ट कर देगा। जो भी टेम्परेचर जो भी हीट बढ़ रही है उसका जो हीट है ना वो एक्सट्रैक्ट कर देगा। कि कौन एक्सट्रैक्ट करेगा, कोल्ड रिजर्वर एक्सट्रैक्ट कर देगा। तो ये प्रोसेस क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ये जो प्रोसेस होगा उसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगी। हीट कौन खींच लेगा, कोल्ड रिजर्वर जो लगाया गया है वो अब्सॉर्ब कर लेगी जो भी एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसमें। अभी जब कंप्रेस किया जाएगा वो गैस को, तो उसमें कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, तो वो हीट को कौन खींचेगा, वो हीट को खींच लेगा कोल्ड रिजर्वर। ओके, तो ये जो प्रोसेस है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगी, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगी। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, पीवी डायग्राम की तरफ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, पीवी डायग्राम में आप देख सकते हो कि वॉल्यूम जो है वो कम हो गई है, राइट। V3 था, अभी कहां हो गया, V4। देखिए V3 से V4 तो कम हो गई है, लेकिन प्रेशर जो है वो बढ़ गई है। प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम जो है वो कम हो जा रही है। टेम्परेचर भी देखिए कांस्टेंट है। ठीक है, 3 to 4 टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन है। ठीक है, अभी एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या किया जाएगा, अभी एडियाबैटिक कंप्रेशन में वो जो कोल्ड रिजर्वर था उसको हम लोग हटा के क्या करेंगे, बेस ऑफ द सिलेंडर में हम लोग क्या करेंगे, फिर से वो इंसुलेटिंग स्टैंड रख देंगे और फिर गैस को और कंप्रेस किया जाएगा। लेकिन अभी क्या होगा, गैस को कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगी प्रेशर। लेकिन टेम्परेचर का क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अभी कोई रिजर्वर नहीं है इस हीट को खींचने के लिए। जब हम कंप्रेस करेंगे और भी गैस को कंप्रेस कर दिया जाएगा तो उसमें क्या होगा, उसका तो हीट कुछ डेवलप होगा, लेकिन वो हीट जब डेवलप होगा तब यहाँ पर कोई कोल्ड ऑब्जेक्ट नहीं है जो हीट को खींचने वाला होगा। ठीक है, यहाँ पर तो हम लोगों ने इंसुलेटिंग स्टैंड रख दिए है, तो फिर हीट तो बाहर नहीं जा सकता और बाहर से अंदर नहीं जा सकता, अंदर से बाहर नहीं जा सकता, तो हीट तो डेवलप होगी गैस में। तो वो हीट डेवलप होगी तो टेम्परेचर तो जाहिर सी बात है बढ़ेगी। ये जो प्रोसेस है कब तक चलेगी, जब तक द टेम्परेचर ऑफ द गैस कब तक बढ़ेगी, इज अलाउड टू इंक्रीज टिल द गैस टेम्परेचर रीचेस द हॉट रिजर्वर टेम्परेचर। जब तक ये गैस की टेम्परेचर बढ़ नहीं जाती इक्वल टू दैट ऑफ द हॉट रिजर्वर टेम्परेचर। हॉट रिजर्वर हम लोगों ने पहला प्रोसेस में देखे थे ना, हॉट रिजर्वर पहले लगे थे। जब तक ये गैस की टेम्परेचर नहीं बढ़ती, जब तक ये गैस की टेम्परेचर इक्विवेलेंट टू हॉट रिजर्वर की टेम्परेचर तक नहीं आती, तब तक ये गैस की टेम्परेचर को अलाउ कर दिया जाएगा बढ़ने के लिए। तो इसमें क्या हो रही है, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। लेकिन यहां पर क्या होगा, ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो फिर एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रह रही है इस प्रोसेस में। ओके, तो आप देख सकते हो ये पीवी डायग्राम में कि यहां पर देखिए आप प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो बहुत ही कम हो जा रहा है। ठीक है, इट इज रिड्यूसिंग फ्रॉम V4 टू V1, वॉल्यूम कम हो जा रही है, लेकिन प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। एंट्रोपी जो है आप इस डायग्राम में देखिए, एंट्रोपी कांस्टेंट है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, दैट इज फ्रॉम 4 टू 1 इट इज इंक्रीजिंग। ओके, करते हैं हम लोग एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन का। तो देखिए दोस्तों, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, और वर्क डन कितना है, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड। ओके, तो देखिए हीट सप्लाई कहां किया गया है, फ्रॉम 1 to 2। ओके, हीट सप्लाई कहां किया गया है, 1 से 2 तक। तो ये हो गया आपका हीट सप्लाई, और हीट रिजेक्ट कहां किया गया है, फ्रॉम 3 to 4। ओके, तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि हीट सप्लाई जो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी। ओके, तो उसके हिसाब से हीट सप्लाई कितना हुआ हमारा,
अभी हमें क्या पता है, ds इज इक्वल टू क्यू बाई टी, डेल क्यू बाई टी, इतना पता है ना हमें। तो अभी हमें क्या निकालना है, हमें हीट सप्लाई निकालना है। ओके, तो हीट सप्लाई कैसे निकालेंगे हम, T इंटू डेल्टा एस। ओके, T इंटू डेल्टा एस। हीट सप्लाई क्या कहां किया गया है, फ्रॉम 1 to 2 प्रोसेस। ओके, सो हमारा हीट सप्लाई कितना हुआ, TH इंटू S2 माइनस S1, TH इंटू S2 माइनस S1। ओके, 1 से 2 प्रोसेस, ये प्रोसेस आप देख रहे हो ना, यहां पर हीट सप्लाई किया गया है। सो TH इंटू S2 माइनस S1। नाउ हीट रिजेक्ट विल बी हाउ मच, TL इंटू T3 माइनस, सॉरी, heat rejected is equal to TL S3 minus S4. Okay, TL equal into S3 minus S4, right? So अब हम लोग अगर उसको एफिशिएंसी का, अभी हीट सप्लाइड जो है, फिर से बता रही हूं आपको, देखिए डेल्टा एस इज ds इज इक्वल टू क्यू बाई टी हमको पता है। अभी क्यू निकालेंगे तो T इंटू ds। ओके, अभी हमें ये फॉर्मूला उतना तो पता ही है आपको। तो अभी क्या होगा, हमारा हीट सप्लाई पहले निकालेंगे। ठीक है, हीट सप्लाई कहां हुआ, हीट सप्लाई जो निकालेंगे T इंटू डेल्टा एस। ओके, हीट कहां से सप्लाई हुआ, इस ये से सप्लाई हुआ, 1 to 2 प्रोसेस में सप्लाई हुआ हीट। तो हम लोग क्या करेंगे, T इंटू डेल्टा एस, दैट इज TH इज मीन्स हीट अब्सॉर्ब्ड, TH इंटू S2 माइनस S1 करेंगे। ओके, इतना समझ में आया हीट सप्लाइड। फिर नेक्स्ट आता है हीट रिजेक्टेड की तरफ। ओके, तो हीट कितना रिजेक्ट हुआ अभी, TL, ओके, होल ब्रैकेट S3 माइनस S4, हीट यहां से यहां प्रोसेस में रिजेक्ट हुआ हीट। ओके, हीट रिजेक्ट हुआ है, S3 हमारा हायर है, S4 हमारा लोअर है, तो S3 माइनस S4 मैंने लिखे हैं। ओके, इतना समझ में आया आपको। फिर एफिशिएंसी का कैलकुलेट कर रहे हैं, वर्क डन इक्वल टू हीट रिजेक्ट, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। ओके, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, eta is equal to heat supplied minus heat work done divided by heat supplied. So work done is equal to heat supplied minus heat rejected. तो ये फॉर्मूला जो है मैंने बस उसके पुटअप किए, TH S2 minus S1 minus TL S3 minus S4, ओके, डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड इज हाउ मच, TH इंटू S2 माइनस S1। अब हमें कितना पता है कि S2 जो है S3 के बराबर है और S1 जो है S4 के बराबर है। ओके, सो द इक्वेशन नाउ reduces to, now this equation will get reduced to TH minus TL divided by TH. So 1 minus TL by TH, eta is equal to 1 minus TL by TH. ये जो हमें मिला, ये जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला मिला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। और एक बात आपको याद रखना है, देखिए ये जो एफिशिएंसी हम लोगों ने, एफिशिएंसी जो कार्नोट साइकिल ने निकाला है कि 1 माइनस TL बाई TH, ये एफिशिएंसी जो है 100% हो सकती है। कब हो सकती है, जब उसकी लोअर टेम्परेचर TL टेम्परेचर जब जीरो को अप्रोच करेगा, टुवर्ड्स जीरो हो जाएगा, तब ये एफिशिएंसी जो है वो 100% हो सकती है। लेकिन जो रियलिटी है वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये वायोलेट करता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। ओके, so thank you for watching this video. Please subscribe my channel for more videos.